अब फ्रंट फुट पर मोदी सरकार। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई जो पिछले 2 टेन्योर रहे उसमें तो और ज्यादा मजबूत थी बीजेपी। लोकसभा में अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत था। इस बार तो सहयोगियों के साथ मिलाकर पूर्ण बहुमत है, लेकिन उच्च सदन में ऐसी स्थिति नहीं थी। बेशक इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास अपने बूते पूर्ण बहुमत ना हो, लेकिन एनडीए की एक मजबूत सरकार लोकसभा के लिहाज से दिखाई देती है, देश में दिखाई देती है। राज्यसभा में भी अब एनडीए की यही स्थिति है, पूर्ण बहुमत में अब एनडीए दिखाई देता है। इसको समझने का प्रयास करेंगे आज भारत का सवाल में। राज्यसभा की 12 सीटों पर उपचुनाव में सभी उम्मीदवारों का निर्विरोध चुनाव हो गया। इस चुनाव में एनडीए को 11 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट गई। ऐसे में बीजेपी की पकड़ राज्यसभा में मजबूत हुई है और उसका गठबंधन बहुमत तक पहुंच गया है। इतिहास में पहली बार है कि एनडीए राज्यसभा में आत्मनिर्भर बना है। राज्यसभा के उपचुनाव में बीजेपी के 9 और उसके सहयोगी दलों के 2 सदस्य निर्विरोध चुने गए। 12 सीटों पर निर्विरोध चुनाव के बाद अब राज्यसभा में बीजेपी की संख्या बढ़कर 96 हो गई है और एनडीए की कुल संख्या बढ़कर 112 हो गई है। 245 सदस्यों की राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा 119 सदस्यों का है। एनडीए को 6 मनोनीत और 1 निर्दलीय का भी समर्थन प्राप्त है और इस तरह एनडीए बहुमत के आंकड़े को छू चुकी है। अब बीजेपी को राज्यसभा में कोई भी महत्वपूर्ण बिल पारित कराने के लिए बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, बीआरएस, एआईएडीएमके पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस की राज्यसभा में नेता विपक्ष की कुर्सी भी सुरक्षित रहेगी। राज्यसभा में कांग्रेस की संख्या 1 बढ़कर अब 27 हो गई है, जो कि नेता विपक्ष की कुर्सी के लिए जरूरी 25 सीटों से 2 अधिक है। पिछले कुछ सालों से उच्च सदन में विपक्ष का बोलबाला देखने को मिल रहा था। विपक्ष की बड़ी संख्या अक्सर विवादास्पद सरकारी विधेयकों को पारित करवाने से रोके रखती थी। राज्यसभा में बीजेपी और एनडीए के बढ़ते कद पर चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने इसी महीने राज्यसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी की थी। इसमें नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त थी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 27 अगस्त थी। लेकिन नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख को ही सभी 12 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। एनडीए को 11 पर जीत मिली है। इनमें बीजेपी को 9, अजित पवार गुट और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1-1 सीट मिली है। वहीं कांग्रेस का 1 उम्मीदवार जीता है। राज्यसभा में 245 सीटें हैं। हालांकि वर्तमान में 8 सीटें, इनमें 4 जम्मू कश्मीर से और 4 मनोनीत की सीटें खाली हैं। 11 सीटों की जीत के साथ एनडीए 112 सीटों तक पहुंच गया है। एनडीए को 6 नामांकित और 1 निर्दलीय सदस्य के समर्थन से राज्यसभा में बहुमत मिल गया है। एनडीए को राज्यसभा में स्पष्ट बहुमत मिलने से सरकार को वक्फ विधेयक जैसे प्रमुख कानूनों पर मुहर लगवाने में अब सफलता मिल सकती है। उच्च सदन में बहुमत हासिल होने के बाद एनडीए सरकार को विधेयक पारित करवाने में अड़चन का सामना नहीं करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 20 ऐसे बिल हैं जो लोकसभा से पारित हो गए, लेकिन राज्यसभा में जिन पर बहस चलती रही। अच्छा, इसके साथ जिम्मेदारी भी आती है, क्योंकि यहां पर अब ये दबाव भी बनेगा कि बहुत सारी ऐसी बातें जो आप कहते रहे उनको पूरा करिए। कई लोग हैं जो इस बात का समर्थन करते रहे हैं। तो मेरे साथ कई मेहमान इस पर जुड़ेंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे। इसमें कुमार राकेश, वरिष्ठ पत्रकार, मेरा सहयोग करेंगे। पीयूष पंत जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ जुड़ेंगे। सुलेमान मोहम्मद खान साहब, प्रवक्ता कांग्रेस, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ तिवारी, प्रवक्ता बीजेपी, भी मेरे साथ जुड़ेंगे। तो पीयूष जी और सुलेमान भाई मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले पीयूष जी, आप मुझे बताएं कि अभी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का पूर्ण बहुमत होना राज्यसभा में उनकी ताकत को बढ़ाता है। एक तरफ सुलेमान भाई, उनकी पार्टी का एक ये बात बार बार कही जाती रही इन नतीजों के बाद कि अपने दम पर नहीं आए, जुड़कर आए, लेकिन अब दोनों ही जगह पर पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। यानी मोदी 3.0 में एक तरह से कहें तो दोनों सदनों में, उच्च सदन में और निचले सदन में, दोनों जगह ताकत जबरदस्त हो गई है। देखिए, निचले सदन में तो ताकत घटी है और निश्चित रूप से ऊपरी सदन में ताकत बढ़ी है, क्योंकि संख्या बढ़ी है भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की जो है एक मेजोरिटी वहाँ हासिल हो गई है। उस स्थिति में कि अभी जो है कि जम्मू एंड कश्मीर के जो है कि वो 4 सीटें हैं, वो अभी चूंकि वहाँ विधानसभा चुनाव अभी होना बाकी है, उसके बाद ही वहाँ के वो आएंगे और 5 सीटें और अभी जो है नॉमिनेटेड वाली वो खाली है। तो इसलिए अभी जो तत्काल की स्थिति जो बनती है, जितनी सीटें हैं 245 से घटा के अगर हम देखें तो 236 शायद मेरे ख्याल से 9 सीटें
कम है जी। तो वो उसके हिसाब से इनको निश्चित रूप से अभी जो है एनडीए को वो मेजोरिटी मिल गई है वहां पे। लेकिन लोकसभा में एनडीए की मेजोरिटी है, भारतीय जनता पार्टी की मेजोरिटी नहीं है, और मेजोरिटी भी इतनी ज्यादा नहीं है, और चूंकि पार्टनर्स पे इतना निर्भरता है कि इसीलिए आप देखिए लगातार 4-4 बिल ऐसे रहे जो जिसमें या तो मोदी सरकार को जो है अपने कदम वापस उठाने पड़े, या फिर उनको एक एक बिल को तो जो है उनको स्टैंडिंग कमेटी को भेजना पड़ा, जो कि पहले नहीं होता था जब भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा में एक बम्पर मेजोरिटी थी, और अपनी थी मेजोरिटी और एनडीए की तो और ज्यादा मेजोरिटी थी, लेकिन राज्यसभा में नहीं थी। उसके बावजूद जो ऐसा होता था कि हर बिल पास करवा लिया जाता, राज्यसभा में नहीं थी, फिर भी हमने आपने सबने देखा है किस तरह से जो है वॉइस वोट से जो है कि वो सभापति महोदय जो है बिल को जो है पारित घोषित कर देते हैं सरकार के इशारे पे। तो ये होता रहा है, तो इसलिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हाँ, एक फर्क पड़ना इसलिए है कि अब चूंकि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की संख्या घट गई है, एनडीए जो है एक थिन मेजोरिटी पे है, तो निश्चित रूप से अब सरकार को जो है विपक्ष का सामना मजबूत भी सामना करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा भविष्य में। और सोच समझ के अब सरकार को जो एक लोकतांत्रिक तरीके से काम करेगी, एक ये पॉजिटिव संकेत निश्चित रूप से होके आ रहा है, जो पीपुल्स वर्डिक्ट जो रहा है इस बार का, कि अब सरकार एक लोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष की आवाज सुनते हुए, जनता की आवाज सुनते हुए उन बिलों पे फिर रिकंसिडर करेगी या कर सकती है जिन पे जो है जनता का विरोध है। मैं इस पर अवश्य आऊंगा, क्योंकि ऐसे जैसा मैंने कहा 20 से अधिक बिल हैं जो लोकसभा की परीक्षा पास कर गए, लेकिन राज्यसभा में जिन पर कड़ी मशक्कत भारतीय जनता पार्टी को करनी पड़ रही थी। और हम जानते हैं कि फिर अगर उच्च सदन, और ठीक कहा आपने कि पिछली बार के मुकाबले नहीं, लेकिन एनडीए की मेजॉरिटी तो है ही, तो दोनों सदनों में अगर ये ताकत है कि आप किसी बिल को पास करा सकते हैं, अगर आप आपस में विरोध नहीं है आपसी, तो कम से कम एक ताकतवर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है। तो सुलेमान भाई, आप मुझे बताएं कि ये इस बार का जो चुनाव रहा, ये आप लोगों के लिए एक झटके की तरह लिया जाए, क्योंकि ज्यादातर सीट्स आपकी थी। हालांकि देखिए संख्या बल है, एक अलग ही खेल होता है इसमें राज्य में किस तरह से प्रदर्शन, लेकिन फिर अल्टीमेटली यही देखा जाएगा कि राज्यों में स्थिति की कमजोरी को भी राज्यसभा चुनाव कहीं ना कहीं दर्शाते हैं। तो आप लोग इन नतीजों को कैसे ले रहे हैं, और एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर भी अपनी एनालिसिस रखें। प्रवीण भाई, देखिए ऐसा है कि जिस तरह हाउसेज में स्ट्रेंथ होती है उसी पे डिपेंड करता है कि बिल्स कौन से आसानी से पास होंगे, कौन से में आपको अपने अलायंस पार्टनर्स का मदद की जरूरत पड़ेगी। अभी तक जो हमने 10 साल में देखा, भाजपा की नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते जो सरकार थी, तो वो जो बिल चाहते थे वो लोकसभा में, और जैसा कि अभी आपके पैनलिस्ट बता रहे थे, राज्यसभा में भी वॉइस वोट से पास कर लेते थे। कई बिल ऐसे हुए जिसपे डिस्कशन होना था लेकिन नहीं हुआ, वो बस आनन फानन में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर या सरकार चाहती थी, पास हो गए। 2024 के नतीजे ने देश ने नरेंद्र मोदी जी को ये कहा कि आप हर कानून पे जो भी बिल लाएंगे उस पे अब बहस हुई। वो नतीजा ये मैसेज दे रहा था, ये संकेत दे रहा था, और ये पैगाम दिया उस मैंडेट ने 4 जून 2024 को जो आया कि अब आप जो भी कानून लाएंगे, जो भी बिल आएगा, वो अगर विपक्ष बहस करेगा और विपक्ष को लगेगा, जो कि विपक्ष की जिम्मेदारी भी है कि सरकार से अकाउंटेबिलिटी करे, उनसे जवाबदेही मांगे कि साहब आप ब्रॉडकास्टिंग बिल लाए थे, उसको कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया अलायंस के लोगों ने अपोज किया, सरकार को पीछे हटना पड़ा। वक्फ अमेंडमेंट बिल लाए थे, उसमें अपोज किया, सरकार को पीछे हटना पड़ा। क्या पता उस बिल पे एनडीए सरकार के अलायंस पार्टनर्स ने, जेडीयू ने या चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी ने अपोज किया हो, इसलिए भी ले गए हो, अंदर से संकेत हो। तो इस तरह की चीजों का इस बार नरेंद्र मोदी जी का जो पिछला 10 साल का कार्यकाल था कि माई वे या हाईवे, या तो जैसा मैं चाहूंगा वैसा होगा, नहीं तो आप जाइए अपने घर। 125 और 150 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमने इसी सदन में 2 और 4 दिन के अंदर सस्पेंड होते देखे जी, और बाहर होते देखे। लेकिन अब वो बात नहीं है। देश की जनता ने विपक्ष को मजबूती के साथ वोट दिया है, और एक मजबूत विपक्ष है। तो ये बिल हुए, उसके साथ साथ एक बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक लेटरल एंट्री का मुद्दा था, उस पर सरकार को अपना पैर पीछे खींचना पड़े। चौथी चीज, जब आप फाइनेंस बजट लाए थे तो इंडेक्सेशन पे और लॉन्ग टर्म टैक्स के उस मुद्दे पे आपको पीछे आना पड़ा। तो 3-4 इश्यूज ऐसे हो गए जिसपे सरकार को पीछे हटना पड़ा। मेरा ये मानना है कि बावजूद इसके कि सरकार ने आज कल जो चुनाव डिक्लेरेशन हुआ है उसमें 12 में से 11 सीटें एनडीए के हक में गई, जिसमें 9 बीजेपी की और 2 उनके अलायंस पार्टनर की, और उनकी स्ट्रेंथ बीजेपी की अकेले 95-96 हो गई, और उनके एनडीए अलायंस के शायद 115 या 16
सांसद हो गए, 237 का हाउस की स्ट्रेंथ है इस वक्त। मैं समझता हूं कि हर बिल पे कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के जो अलायंस पार्टनर्स हैं विपक्ष में बैठे हैं, देश के हित में, देश की जनता के हित में मजबूती से देश के लोगों के मुद्दों को उठाएंगे। राहुल गांधी जी सबसे लोकप्रिय नेता है इस वक्त, देश के लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता है, देश के लोकप्रिय नेता है। वो जिस मजबूती से पिछले 2-2.5 महीने से जब से ये सरकार आई है, जिस तरह से मुद्दे उठा रहे हैं, मैं समझता हूं इससे भी ज्यादा ये मैं बड़ा गौर से आपको इसलिए भी सुन रहा था कि बड़े अच्छे से आपने इसको एक्सप्लेन किया, थैंक्स फॉर दैट। और मैं इसका दूसरा पहलू भी समझना चाहूंगा। ये तो एक चश्मे वाली बात हो गई। दूसरा पहलू ये भी समझना चाहूंगा कि आप लोग अपनी स्ट्रेंथ को लेकर, आप लोग निश्चित तौर पर पहले से बेहतर हुए, लेकिन अगर हम देखें तो धीरे धीरे काफी मेहनत करनी पड़ रही है और अभी भी सीटों की वो संख्या नहीं है। मतलब ऐसा भी हो जाता है कि 90 सीटें अगर इधर हो जाएं या फिर राज्यसभा में हम विपक्ष की कुर्सी बचा लें तो भी हम ऐसी स्थिति में चल रहे हैं। क्या इतनी शक्तिशाली बीजेपी और एनडीए हो गई है कि यहां पर वजूद की लड़ाई कांग्रेस के लिए और विपक्षी दलों के लिए हो गई है? देखिए प्रवीण भाई, लोकसभा में कांग्रेस को 100 सीटें भारत की जनता ने दी और ये साफ संदेश दे दिया, ये मैसेज और पैगाम दे दिया कि हम कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं कि इसी तरह से मजबूती से देश के जनता के मुद्दों की, तकलीफों का और परेशानियों को उठाए। जहां तक राज्यसभा का ताल्लुक है, राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ होती है वो इस बात पे बेस्ड होती है, इस बात पे निर्भर करती है कि आपकी स्टेट्स में कितने एमएलए हैं या आपकी सरकारें हैं। लाजमी बात है कि अगर आपकी सरकार होगी, आप मेजोरिटी में हैं, तो ज्यादा से ज्यादा राज्यसभा के मेंबर्स आपके जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की इस वक्त पूर्ण बहुमत की सरकार कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में, बाकी जगह कांग्रेस पार्टी 2-3 जगह अलायंस में। तो हम जानते हैं कि राज्यों में हमारी स्थिति जो है वो जनता के सामने। जैसे जैसे अभी 4 स्टेट्स के चुनाव आ रहे हैं, मुझे बहुत उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा, चारों, अभी तो 2 स्टेट्स के डिक्लेयर हुए हैं, 2 स्टेट्स के और हो जाएंगे, हमें उम्मीद है जल्दी, चारों स्टेट्स में कांग्रेस की या इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही। तो ये सूरत हाल जो आज है प्रवीण भाई आपके सामने, वो जनवरी में सूरत हाल नहीं होगी। तो 3-4 महीने कांग्रेस को राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी मजबूती से जनता। खैर मैं ये तो मानता हूं कि ये राजनीति है और इसमें नंबर गेम्स हैं, और बीजेपी के लिए या एनडीए के लिए तो पहली बार ऐसा मौका आया जबकि इतनी ताकत के साथ वो 3 बार जीतते आए हैं लोकसभा के चुनाव, और राज्यों में भी उनकी शक्ति बड़ी है। तो इसको अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस जगह को बनाने में बड़ा समय लगता है और खोने के बाद में इस पर वापसी करने में भी मेहनत करनी पड़ेगी जो कांग्रेस कर रही है। तो कुमार राकेश जी, पीयूष जी ने और सुलेमान भाई ने अपनी अपनी बात को रखा है। मैं कह रहा हूं कि फ्रंट फुट पर मोदी सरकार, क्या क्या फायदे आप देखते हैं? और एक समय पर जब निचले सदन में यानी लोकसभा में आपकी स्थिति बहुत मजबूत थी भारतीय जनता पार्टी की, उस समय पर राज्यसभा में यह स्थिति नहीं थी। आज हम देख रहे हैं कि निचले सदन में सहयोगियों के भरोसे हैं तो उच्च सदन में स्थिति जो है वो पहले से मजबूत हो गई है। इस फर्क को कैसे देखेंगे, इसको कैसे समझाएं हम? डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी, जो फर्क है वो साफ दिखता है। लोकसभा में इस तरह से कि 32 सीटों का अभाव है बीजेपी के पास, लेकिन वो बिल्कुल मिला के ऐसा लोग बताते हैं कि 300 से ज्यादा उनकी शक्ति है संख्या बल के आधार पे। दूसरी बात, जो मोदी सरकार की शक्ति है, इच्छा शक्ति है विकास को लेकर के या समग्र विकास को लेके, सबके साथ सबका विकास का जो, उसमें मुझे लगता है कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि विकास का जो उनका एजेंडा है वो पूरा तरह से एक निष्काम भाव वाला एजेंडा है कि सबका विकास करना है और देश को एक तीसरी जो आर्थिक शक्ति तक ले जाना है अगले 3 वर्षों में। उसके बाद हमको 2047 में पूर्णतः विकसित करना है और जो विकसित देश हैं उनके समकक्ष खड़ा होना है। तो जो ये लक्ष्य है और जो उनका उद्देश्य है बहुत ही साफ है, उसमें दलगत भावना कहीं से नहीं है। यदि कोई भी पार्टी विकास के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे दलगत भाव की बात करती है तो वो अपने प्रति, अपने देश के प्रति जाति करते हैं, ऐसा मेरा मानना है जी। मैं एक चीज ये जरूर जानना चाहूंगा, थोड़ा सा आप ये, कोई भी पार्टी की सरकार हो, इसी देश की जनता चुनती है और हम देखते हैं कि उसमें किस तरीके से
जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं वो अगर विरोध भी करते हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण, इस तरह का विचार विमर्श होना चाहिए। कई बार कई आपत्तियां होती हैं, जैसे जनता दल यूनाइटेड आपको याद होगा समर्थन देते ही अग्निवीर योजना के बारे में टिप्पणी की, भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा कि हाँ इस पर विचार किया जाएगा। ये विचार के स्तर पर बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बड़ी स्वस्थ परंपरा होती है। तो आपको लगता है कि अभी सदनों की ये स्थिति है कि यहां पर बहुत बैलेंस बहस या बातचीत हो रही है, एक तरफा नहीं है मामला? देखिए, अभी मैं ताजा उदाहरण देता हूं। पहले जो भी अग्निवीर को लेकर हुआ, जो भी देश में कंफ्यूजन फैलाने की बात हुआ, जो भी खटाखट की योजना हुई, जिस तरह की जो भी झूठ परोसा गया, जो भी गलत वीडियो दिखाया गया, लोगों को भ्रमित किया गया, तो खैर ये कहते हैं हम लोग अपने जमाने का एक बहुत पुराना गाना, ये पब्लिक है सब जानती है, तो पब्लिक सब जानती है तो अब जान गई है, फिर आगे भी जानेगी, उसके बाद क्या होगा वो भी जानेगी। लेकिन आपने जो बात कही मुद्दे की, कि जैसे 2014 में याद कीजिए जब 370 एवोल्यूशन हो रहा था, जब हटाने, तो उस समय भी बीजेपी के पास बहुमत नहीं था। उस समय भी कई दलों ने राष्ट्रहित के नाम पे आके, इवन कांग्रेस ने भी सरकार का साथ दिया 370 को हटाने को लेकर के। ये बड़ी बात है, इसको कोई कांग्रेस वाले बोलने में शर्माते हैं और कोई नहीं बोलता, क्योंकि वहां राष्ट्रहित की बात थी। जम्मू कश्मीर को लेकर के पूरा देश, पूरा संविधान के अंतर्गत पूरा संसद एक था, एक है, आज भी एक रहेगा, क्योंकि मानता है कि जम्मू कश्मीर हमारा अविभाज्य था, है, रहेगा आज भी। और इस तरह से अभी नई परिसीमन में जम्मू कश्मीर के तहत 24 सीटें, टोटल 114 सीटें बनाई गई हैं जो पीओके के लिए सुरक्षित की गई हैं। तो हमारा लक्ष्य साफ है कि पीओके हमारा था, हमारा होगा। तो आप जो ये बात कर रहे हैं, भावना में, गति में कोई कमी नहीं आई है। एक जो इंटरप्रिटेशन है, एक जो मीडिया आपने का बड़ा दिलचस्प, आपने बड़ा दिलचस्प है, उसमें थोड़ा कमी वैसी आई है। नहीं, आपने बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग आपने बात रखी। और मैं पहले अभी जम्मू कश्मीर के चुनाव पर एंट्री वाली बात भी कर लीजिए, वहां भी जिस तरह की बातें कही गई है कि वही बातें आती है, सोच हुए खा के बिल्ली चली हज को। ठीक है, मैं समझ गया। देखिए वो लंबा चला जाएगा कुमार जी, इस पर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, मैं एक एक करके सारे बिल लूंगा। लेकिन सुलेमान भाई, ये तो बात सही है कि इस बीच में ऋषभ तिवारी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, भी मेरे साथ जुड़ गए। ऋषभ जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। तो हम काफी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आप इससे वाकिफ हैं, मुद्दे से वाकिफ हैं, आपको ये भी पता है कांग्रेस की तरफ से क्या विचार आएंगे, तो बहुत बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी सुलेमान भाई, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी देश, मैंने कहा कि आपकी पार्टी हो, भारतीय जनता, कोई भी देश की सरकार होती है, वो देश हित के बारे में विचार करती है। कई मुद्दों पर विरोध होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कई बार विपक्ष विरोध ही विरोध करता है, कुछ ले आओ उसका विरोध किया जाएगा, कोई ना कोई खामी निकाल ली जाएगी। 370 का एक बड़ा उदाहरण अभी दे दिया गया। आप लोग उस समय पर साथ में रहे, अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में है, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिख रखा है 370 वापस लेकर आएंगे। ये बड़ा कंफ्यूजन नहीं, मतलब आप लोगों की स्थिति भी होती है, विचार के स्तर पर गड़बड़ा जाती है कई बार जब राजनीतिक फैसले लेने होते हैं। देखिए, पहले तो मैं जो कुमार राकेश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, इनसे मैं अपनी थोड़ी सी नाराजगी ये जताऊंगा कि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप न्यूट्रल राय दिए, आप बिल्कुल इस अंदाज में अपनी बात को रख रहे थे जैसे आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हो। बुरा मत मानिएगा, मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने ये बात कही। तो मुझे लगता है कि ऋषभ तिवारी जी जो बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, उनकी सारी बातें जब मैं एक एंकर के नाते एक चीज स्पष्ट कर रहा हूं। नहीं, एक मिनट रुक जाइए कुमार राकेश जी, एक मिनट, मुझे मेरी भूमिका में रहने दीजिए। देखिए सुलेमान भाई, मैं आपको एक बात बोलूं, पीयूष जी, मैं अपनी राय आप सामने, मेरी बात तो सुनिए आप सुलेमान भाई। मेरे साथ पीयूष जी और कुमार राकेश जी, ये दोनों वर्षों से बैठ रहे हैं। मैंने कई बार देखा पीयूष जी को कई बीजेपी वाले बोल जाते हैं कि आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं, कुमार राकेश जी को कई बार बोल जाते हैं भारतीय जनता। एक पक्ष जिसको जिसकी मौज में जो बात समझ में आती है कि भाई हमारे पक्ष की बात बोल रहा है या हमारे खिलाफ बोल रहा है, तो आप उस पर टैग लगा देते हैं। ये बात ठीक नहीं है। उन्होंने अगर तार्किक रूप से कोई गलत बात कही हो, आप उसको काउंटर कर सकते, आप टैगिंग मत करिए किसी की। जी, अब अपनी बात बोलिए। नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मैं कोई टैगिंग नहीं कर रहा हूं, मुझे लगा मैंने कहा। नहीं, ठीक है, वो आपके खिलाफ बोलेंगे तो आपको लगेगा ऐसा। ठीक है, चलिए, ये एक लंबा विषयांतर हो जाएगा, आप बात बोलिए अपनी। जी प्रवीण, अगर पीयूष पंत जी कुछ बोलते हैं और बीजेपी के प्रवक्ता को लगता है, मैं तो पहली बार पीयूष पंत जी को देख रहा हूं और सुन रहा हूं, बहुत अच्छा लगा, तो भाई वो कहे, वो उनकी राय हो सकती है, किसी की कोई भी राय हो सकती है, इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि देश के हित में ये बीजेपी की सरकार क्यों नहीं, चाइना लगातार हमारी जमीन दबा रहा है, उस पर क्यों नहीं बोलते? लाला कहते थे दिखाएंगे हम चाइना के साथ ऐसा करेंगे, क्यों चाइना के साथ आप सारा कारोबार भी कर रहे हैं? चाइना हमारी जमीन दबा रहा है, लगातार हमारे साथ जुल्म हो रहा है,
किस तरह से कॉर्पोरेट क्रोनी कैपिटलिज्म किस तरह से पूरे मुल्क में छाया हुआ है। आम आदमी को तकलीफ है और आपके उद्योगपति मित्रों को मजा ही मजा। क्या हमने नहीं देखा कि किस तरह से कैपिटलिस्ट ने पूरे देश को कब्जा कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिजनेस करना या अच्छा बिजनेस फ्लोट करना या चलाना कोई बुरी चीज है, वो आपके लिए नौकरी पैदा करते हैं, तमाम मुल्क की तरक्की में आप हिस्सेदार होते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं, इसमें संख्या बल का मैं सुन तो रहा हूं आपको गौर से, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम जो संख्या बल की बात कर रहे हैं या हम नीति निर्धारण की बात कर रहे हैं, उसका तथ्य कहां से आता है इसमें। खैर फिर भी आपने अपनी बात रखी। मैं जानता हूं पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता के तौर पर आपके मुद्दे आते हैं, तो तमाम दलों की तरफ से इसी तरह से होता है, लेकिन फिर भी अगर ऋषभ जी आप इस पर कुछ कहना चाहें, क्योंकि थोड़ा चर्चा में आप देरी से जुड़े हैं, एक ब्रेक भी लेना है, लेकिन मैं चाहता हूं उससे पहले आपको चर्चा में शामिल कर लूं। आप अपनी टिप्पणी रखें ऋषभ जी। सबसे पहले धन्यवाद भारत एक्सप्रेस का जिन्होंने चर्चा के लिए आमंत्रित किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये इस चीज को दर्शाता है कि जनता के बीच विश्वास भी हमारा बढ़ रहा है, और विश्वास जब बढ़ता है तो नेतृत्वकर्ता को काम करने में भी अच्छा सहूलियत मिलती है। और हमने पीछे 10 सालों में वो हर एक मुद्दे को छुए हैं जिनसे पुरानी सरकारों ने अपनी दूरियां बनाई हुई थी, जिन्हें देखकर उन्हें लगता था कि पता नहीं इस मुद्दे को छुएंगे तो देश में क्या हो जाएगा। लेकिन जब जिस सरकार के अंदर सत्ता सुख का मोह ना हो, जिस सरकार के अंदर यह भय ना हो कि अगर मैं इस मुद्दे को छू दूं तो शायद मेरी कुर्सी चली जाएगी क्या, तो वो निष्पक्ष होकर काम करता है। चाहे धारा 370 का विषय हो, चाहे राम मंदिर पे खुल के स्टैंड लेने का विषय हो, चाहे ट्रिपल तलाक में पक्षधार का विषय हो, चाहे जम्मू कश्मीर में वापस से जनचर्या को सुधारने का विषय हो। हमने हर एक मुद्दे को छुआ जिनके लिए इन्होंने एक बड़ा मुद्दा बना के रखा था। और हमने पहले भी इतिहास में कहा है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने भी कहा है, आज हम पे 2 पे हंस रहे हो, वो दिन जरूर आएगा कि बहुमत के लिए तरसोगे, और वो दिन कांग्रेस ने देखा है। लेकिन हमने उसके बावजूद भी देश में आपातकाल नहीं लगाए, उसके बावजूद भी हमने मीडिया को बैन नहीं किया, उसके बावजूद भी हमने वो विपक्ष भूमिका को निभाने दिया जो ये हमें निभाने नहीं देते। पॉइंट 1। दूसरा विषय यह है, जो बाहर की नीतियों की बात करते हैं, देश ने यह देखा है कि चाइना के साथ जाके चाउमीन कौन खा रहा है, तो उस पर यह ज्ञान ना दे तो बेहतर होगा। बंगाल और बांग्लादेश के मुद्दे पे मौन साधने वाली कांग्रेस आज बैठकर अगर इंटरनल सिक्योरिटी पे बात करेगी तो हंसी आती है। मणिपुर पे चिल्लाने वाली कांग्रेस और जब वो भारत जोड़ो यात्रा निकालती है तो अरुणाचल प्रदेश के उस कोने पे नहीं जाती है। तो ये चाइना पे दोहरी चरित्र इस देश की जनता के सामने इन्होंने कई बार पेश किया है, और कई दफा इनके ही नेता पाकिस्तान में जाके रोना भी रोए। तो इस पे ये ना बोले तो बेहतर होगा। विषय आज का राज्यसभा है और ये खुशी की बात है हमारी पार्टी के लिए, और हम और मजबूती से जनता के लिए अंत्योदय इसमें मुझे जो सबसे ज्यादा आपका जो पॉइंट लगा ना कि इस विषय पर न बोले तो बेहतर होगा, ये जो पॉइंट लगा, मैं आऊंगा सुलेमान भाई। मैं चाहता था, देखिए ऋषभ भाई थोड़ी देरी में जुड़े तो उनको मैं चाहता था सुन लें, इसलिए निर्बाध रूप से मैंने बोलने दिया। लेकिन एक बात जो आई ना कि इनको नहीं बोलना चाहिए या इनको बोलना चाहिए, ये जब सदन की बात होती है तो संख्या बल तय करता है। अब जैसे कि लोकसभा में हम देख रहे हैं कांग्रेस जो है वो ज्यादा बोलती हुई दिखाई दे रही है। राज्यसभा में, पहले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की शक्ति बहुत ज्यादा थी, तब भी राज्यसभा में जो है हम देखते थे विपक्ष का हंगामा जो है पुरजोर तरीके से देखने को मिलता था। अच्छा, ये जब लॉजिकल हो, यानी सचमुच कुछ मुद्दों के आधार पर हो, कुछ सही बातों को रखते हुए हो, तो ये ठीक भी है कि इसमें आपको विचार विमर्श का एक संतुलन मिलता है। आज क्योंकि हम राज्यसभा की शक्ति की बात कर रहे हैं, एनडीए की ताकत यहां पर बढ़ी है, पहली बार वो मौका है कि पूर्ण बहुमत पर उच्च सदन में भी पहुंच गए। पीयूष जी, आपने चर्चा को सुना, मैं आपका एक कमेंट ले पाया था, तो मैं शुरुआत इस सेगमेंट की आपसे कर रहा हूं। अभी आपने बातचीत को सुना, बहुत सारे पहलू आ गए। ये बात सही है कि लोकतंत्र में वाद विवाद होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कई पहलुओं पर बड़ा सिलेक्टिव वाद विवाद होता है। कुछ जगह बोले, जैसे बंगाल को अभी बड़े प्रश्न उठ रहे हैं, ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने ममता बनर्जी का विरोध ना किया हो, लेकिन अभी देख रहे हैं कि मामला दूसरा है तो उसमें थोड़ा सा दूरियां भी दिखाई पड़ती हैं। खैर, ये विषयांतर ना हो जाए। हम देख रहे हैं कि सदन में भी बहुत सिलेक्टिव मुद्दों पर बात होती है, तो ये स्वस्थ राजनीति के लिए जरूरी है कि हम बहुत ओपन रहें। हम कई बार राजनीति के नैतिक धर्मों की बहुत बात करते रहे, पुराने कई उदाहरण देते रहे, अटल जी का उदाहरण दिया जाता है, तमाम नेताओं के उदाहरण दिए जाते हैं। आज की स्थिति आप कैसे देखते हो, खासतौर पर जब आज हम संख्या बल की बात कर रहे हैं दोनों सदनों में? तब देखिए, आज की स्थिति 4 जून के बाद की जो स्थिति बनी है, और हमने अभी तक जो देखा, पहला जो सेशन देखा सदन का, उसने ये साफ दिखा दिया कि स्थिति अब बदल रही है।
जैसे मैंने प्रवीण जी पहले भी आपसे कहा कि एक लोकतांत्रिक अगर हम नजरिए से देखें तो एक पॉजिटिव संकेत मिले हैं हमें कि सरकार और विपक्ष मिलके अब जो है, जो भी मुद्दे हैं, जो भी बिल हैं, उनको मिलके जो है आगे बढ़ाएंगे। अभी तक होता क्या था, 4 जून के वर्डिक्ट से पहले तक ये होता था कि सरकार जो तय करती थी, जिस हिसाब से तय करती थी, उस हिसाब से बिल पास हो जाते थे। आपको याद होगा कि जो बहुत महत्वपूर्ण बिल था, जो भारतीय आचार संहिता वाला, भारतीय कानून वाला जो था, वो किस तरह से पास किया गया। वो 150 सांसद को जो है आपने सस्पेंड किया गया था और उसमें आपने उसको पास कर दिया, जबकि बहुत महत्वपूर्ण था। और आज यही बात कही जा रही है कि उसमें एक लंबी डिबेट की जरूरत थी, क्योंकि जिस तरह के कानून बनाए गए हैं वो बहुत से जो है जन विरोधी कानून है, जो पुलिसिया राज को जिसने स्थापित कर दिया है कि कभी भी आपको पुलिस चौकी में बैठाया जा सकता है, किसी भी कारण से कोई आपको नहीं दिया जाएगा और कुछ भी आपके साथ हो सकता है। तो जनता के हाथ से बहुत चीजें उसमें छीन ली गई हैं। जनता को प्रूव करना पड़ेगा कि वो इनोसेंट है, न कि ये जो है कि उसको करना पड़ेगा जिसने आपको अरेस्ट किया है। तो ये सब चेता तो बड़ी किस तरह से पास किया गया, तो वही मैं कह रहा हूं। चलिए, मैं इस पर थोड़ा सा माफी के साथ आपको रोकते हुए मैं 2-3 चीजें ऐड भी कर देता हूं। जैसे इंडियन मेडिकल काउंसिल संशोधन बिल है, ट्रेड यूनियन संशोधन बिल है, कंपनी संशोधन बिल है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी संशोधन बिल है, ऐसे कई बिल हैं, 20 से अधिक बिल हैं, लोकसभा में पारित हो चुके हैं। अब राज्यसभा में पारित होना है, तो अब जो डिबेट होनी थी हो गई। अब राज्यसभा में अगर ताकत है बीजेपी के पास तो ये वहां भी पास होंगे, कोई कितना हल्ला करता रहे। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, लेकिन इसमें एक पेच है कि अभी जो उनके जो पार्टनर्स बदले हैं, जिन पे वो निर्भर हैं, एनडीए के पार्टनर जो हैं, पहले वाले पार्टनर जो अब उनसे विमुख हो चुके हैं और अब नए पार्टनर जो आए हैं, अब वो कितना उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये भी बदला हुआ एक परिदृश्य है यहाँ पे। और वो देखना होगा जेडीयू और हालांकि पीयूष जी, हम ये पहले दिन से कि आप देखो ये लोकसभा स्पीकर की मांग करेंगे, आप देखना ये इसकी मांग करेंगे, वो जैसे बीजेपी को चलना है वैसे चल रहे हैं। ये बात तो सही है कि ये लोग खड़े हुए हैं, इनको पता है कहाँ स्थायित्व है। 250 सीट वाली पार्टी के साथ जाएंगे या 90 सीट वाली पार्टी के साथ जाएंगे? नहीं, वो बात सही है आपकी, लेकिन एक संभावना तो दिखाई देती है ना। देखिए, संभावना दिखाई देती है। ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गया, वैलिड पॉइंट है। जी 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 ठीक है। कुमार राकेश जी, एक बड़ी बैलेंस व्यू रखा यहाँ पर पीयूष जी ने। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि कई मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर विवाद रहा, और जैसे बीएनएस की बात करी, भारतीय न्याय संहिता की शायद बात कर रहे थे पीयूष जी इससे पहले, तो उसको लेकर एक बहस चलती रही और मुझे याद है कि उस पर बड़े डिबेट शोज भी होते रहे, और यही जो पुलिसिया राज कायम होगा जैसे कई बातें, नैरेटिव कह लीजिए, विवाद कह लीजिए, सारी चीजें। ये तो एक उदाहरण हुआ, मैं नहीं कहता कि सिर्फ इसी पे बात की जाए। कुछ और आप, जैसे आपने 370 का उदाहरण रखा, ऐसे उदाहरणों से जरा हमको समझाइए कि कहां पर थोड़ा सा आपको लगता है कि विपक्ष सचमुच वॉचडॉग की स्थिति में रहता है और कहां पर सचमुच विरोध के लिए ही विरोध कर रहा है वो। प्रवीण जी, विपक्ष जो है वॉचडॉग की भूमिका में नहीं है, बार्किंग डॉग की भूमिका में है। सिर्फ बार्क कर रहा है, भौंक रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। यदि कर रहा होता तो अभी डिप्टी स्पीकर पे शांत नहीं होता। नहीं कुमार जी, देखिए, ये मैंने उधर उनको टोका था, इधर आपको भी टोकूंगा। विपक्ष को जनता की आवाज बोलते हैं। नहीं, ये मुझे नहीं लगता ये एडमिसिबल है। ये ठीक है, आप इसको एक बातें ना करें, आप बिल्कुल मैं खुद बोल रहा हूँ सुलेमान भाई, मैं खुद डिबेट हम नहीं करते जी। मैं ये कह रहा हूं, मैं विपक्ष की बात कर रहा हूं, और विपक्ष में सुल्तान अहमद खान या कोई और नहीं आते। अब मैं देश का नागरिक हूं, नागरिक होने के नाते मुझे हर एक राजनीतिक दल पे टिप्पणी करने का अधिकार है, और मैं कोई असंसदीय बात नहीं कर रहा हूं। जब वॉच डॉग आपने बोला तो बार्किंग डॉग में असंसदीय भाषा का उपयोग मैंने नहीं किया। दूसरी बात, जो काम उनको करना चाहिए, जो विपक्ष को काम करना चाहिए डिप्टी स्पीकर को लेके। दूसरी बात, पीयूष जी ने बात कही भारतीय न्याय संहिता को लेकर, उसको लेके कई तरह के कंफ्यूजन आए। ठीक है सुलेमान भाई, मैं आ रहा हूं आपके पास में, आप इत्मीनान से बोलिएगा अपनी बात। हाँ राकेश जी, बात पूरी करें। तो मैं वही कह रहा हूं, भारतीय न्याय संहिता की बात आई उसमें, लेकिन जो पुलिस के बहसी पने की बात आ रही है तो हम उसको भूल जाते हैं कि जो हमारा आईपीसी था उसमें कुछ ऐसी धाराएं थी जिसको लेके आज तक हमने चर्चा ही नहीं की। वहां पे क्रश टू डेथ, मैं टेक्निकल 2-3 पॉइंट रख रहा हूं। क्रश टू डेथ जो था वो नॉन बेलेबल था, और लूट डकैती जो है नॉन बेलेबल था, क्रश टू डेथ बेलेबल था। इसका मतलब क्या था, उस समय अंग्रेजों के पास मोटर कार होते थे, उसके नीचे आके कोई भी भारतीय कुचला जाए, मर जाए, बाबू साहब हैं, उनको भाई बेल दे दो।
दूसरा था कि भाई जो हमारे क्रांतिकारी थे उस तरह कई लूट में, हथियारों की लूट में या इसमें शामिल होते थे, हमारे देशवासी जो थे उनको रगड़ दो, मार दो। तो क्या ऐसा कोई प्रावधान आज के न्याय संहिता में है? नहीं है। मैं उस पे मेरा थोड़ा मैंने कहा ना, बीएनएस पे हम बहुत बात कर चुके हैं, बड़ा मैं उसके लिए तो कितना बड़ा पैनल बैठा के बात, वहां पॉइंट ये था कि इस पर भी बात होनी थी, अगर कोई आपत्ति थी तो यही सारी चर्चा विपक्ष को भी करने का अवसर मिलना चाहिए था। ये बात पीयूष जी कहना चाहते हैं। मैं आपका 10 सेकंड में सवाल जवाब दे रहा हूं। मैं 10 सेकंड में आपने जो बात रखी है, जो आपने एग्जाम्पल की बात कही थी, उसी की बात मैं कर रहा हूं। मुद्दा यह है कि विपक्ष को अभी जितना मजबूत होना चाहिए वो नहीं दिखने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष को मजबूत होना कैसे, चाहिए, मतलब ये पॉइंट थोड़ा सा बताइए आप, कैसे आप प्रजातंत्र के लिए बहुत जरूरी है। आप ये पॉइंट समझाइए थोड़ा सा कि वो दिखने की कोशिश कर रहा है लेकिन है नहीं। मैं वही पॉइंट ये बता, जैसे कि डिप्टी स्पीकर का पोस्ट को लेकर के वहां बोल के चुप हो गए। उसके अलावा जो अभी बिल आया, मान लिया वक्फ बोर्ड को लेकर बात आई, उसमें उन्होंने कहा सेलेक्ट कमेटी में चला गया, अच्छी बात है। उसके अलावा अभी जितने आपने बिल गिनाए हैं उन बिल में जो नुक्ताचीनी होनी चाहिए, उसके बाद फिर एक जो है आचार संहिता। ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गया। सुलेमान भाई, मुझे ये बताइए कि आप लोग, ठीक है, विपक्ष को जनता की आवाज कहा जाता है, मैंने ये बात कही, लेकिन हकीकत तो ये है कि आप नंबर गेम्स में बेशक इनको थोड़ा सा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें कम रह गई पूर्ण बहुमत से अपने दम पर, तो आपने उसको बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन आपकी स्थिति भी वो नहीं। कुमार राकेश जी, एक मिनट रुक जाइए जरा, एक करके सारे पॉइंट ले लेते हैं। लेकिन आपकी स्थिति तो और ज्यादा कमजोर है, और इनकी स्थिति जो है वो, बेशक आप कुछ भी बोलते रहें, अब दोनों ही सदनों में इस स्थिति में है कि किसी कानून को ला सकते हैं, लागू कर सकते हैं। प्रवीण भाई, 2-3 बातें जल्दी से कहूंगा। पहली तो राकेश जी को मैं कहना चाहूंगा, कोई राइट टू क्रश वाला मैंने कभी पढ़ा नहीं। कोई ऐसा कानून था मौजूदा आईपीसी जो खत्म हुई है, पिछला कानून 1947 के बाद, कोई राइट टू क्रश मैंने नहीं सुना, जितना मैंने समझा। और अगर क्रांतिकारियों को क्रश करते भी थे अंग्रेज, जो आप कह रहे हैं, जुल्म करते थे, सबको पता है, फांसियां दी हमारे भगत सिंह जी को, अशफाकुल्लाह खान साहब को, तमाम लोगों को, लेकिन उसमें ज्यादातर कांग्रेसी होते थे, बीजेपी आरएसएस के लोग नहीं होते थे क्रांतिकारी। क्रांतिकारी भी हमारी पार्टी के ज्यादातर लोग होते थे, ये भी आपको याद दिला दूं। दूसरी बात जी, दूसरी बात जो आपने कही कि ताकत किसकी ज्यादा है हाउस में, देखिए ऐसा होता है कि ये बात बिल्कुल फैक्ट है और नंबर सामने हैं, वो गवाही देते हैं इस बात की कि भाजपा के नंबर ज्यादा हैं। कांग्रेस की 100 सीटें हैं या 102 सीटें हैं सपोर्ट के साथ, 1-2 इंडिपेंडेंट जो एमपी जीते हैं वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा इंडिया अलायंस की जो अपनी स्ट्रेंथ है 240 के आसपास, प्लस और भी है। बीजेपी की अपनी 240 है और 32 सीटों का उन्हें सपोर्ट है, बल्कि 290 के आसपास है, लेकिन बहुमत के जाने के लिए भी उन्हें 32 चाहिए। तो बीजेपी जो भी कानून इस सदन में ला रही है या आगे लाएगी, जो सरकार में रहते हुए ये लाएंगे, तो उसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर, जो देश हित में नहीं होगा उसकी मुखालिफत करेगी। और देखिए, जरूरी नहीं है कि हर कानून क्या होगा इससे, मतलब मेरा ये कहना, देखिए अल्टीमेटली कानून बनाने के लिए पर्याप्त ताकत दोनों सदनों में अब बीजेपी के पास है। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, बस सिर्फ परवीन भाई एक लास्ट बात कहता हूं, जरूरी नहीं है कि हर कानून की मुखालिफत करी जाए, उसका विरोध करा जाए। कानून में कोई ऐसी बात है, ऐसा प्रोविजन है, ऐसा सब प्रोविजन है जो लगता है कि जिसमें तरमीम, अमेंडमेंट, संशोधन किया जा सकता है, तो उसके लिए विपक्ष बहस करेगा और करना भी चाहिए। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही ताकत है कि आप विपक्ष की और पक्ष की सब लोगों की बात सुने, फिर एक खूबसूरत बेहतरीन कानून बनाए जो इस मुल्क को आगे तरक्की करे। मैं एक टेक्निकल पॉइंट, बहुत मतलब बहुत एक जिसको कहते हैं लॉजिकल, ये तो हम लोग बहुत सारी ऑर्नामेंटल, हम ऐसी बहुत सतही बातें कह सकते हैं सुलेमान भाई, लेकिन मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए इस स्थिति में है कि कोई भी कानून लाए और उसको पास कराए, आपके विरोध से क्या करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे जो देश हित में नहीं होगा। कैसे? उद्योगपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों के हक में लाएंगे जो भी कानून लाएंगे, कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल इंडिया अलायंस के पार्टनर उसका विरोध करेंगे। कैसे? ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, दलित विरोधी है, बैकवर्ड विरोधी है, ट्राइबल विरोधी है। ये बात प्रूव हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी दृढ़ता से इसके साथ खड़ी है। लेकिन हम इन्हें देश विरोधी नहीं कहते, हम बीजेपी आरएसएस नहीं। अच्छा, ये वैसा ही प्रदर्शन होगा क्या? मैं माफी चाहूंगा, कभी मैं मिक्स नहीं करता दो इश्यूज को, लेकिन क्या ये वैसा ही प्रदर्शन होगा जैसा बंगाल में अभी बीजेपी कर रही है तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ या ममता बनर्जी के खिलाफ?
मैं समझ नहीं पाया, क्या सवाल पूछा आपने? सॉरी। आपका विरोध वैसा ही विरोध होगा क्या, सड़कों पर आंदोलन जैसा, जैसा कि अभी इस वक्त पश्चिम बंगाल में चल रहा है बीजेपी का तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ? भाई, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष और इंडिया अलायंस में जो इस वक्त ताकत और ऊर्जा है, सड़क से लेकर सदन तक हम देश हित की बात करेंगे, और सरकार जहां पर ठीक है, मैं जानता हूं मेरे सवाल का जवाब हालांकि मेरे पास था, मेरे सवाल का जवाब था, फिर भी सवाल रखा क्योंकि आप देखिए बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं पार्टी के। लेकिन ऋषभ भाई, आप सुन रहे थे, मैं चाहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर इस पर अवश्य टिप्पणी करें। जो बात सुलेमान भाई ने कही है कि वो पुरजोर विरोध करेंगे, हर चीज का विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन यह भी बात है कि जब एब्सोल्यूट पावर होती है, दोनों हाउसेस में ज्यादा ताकत होती है, तो जिम्मेदारी भी ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए, सारी बातों को मैं बहुत गंभीरता पूर्वक सुन रहा था, और मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बहुत लाउड एंड क्लियर। जी बिल्कुल, मैं सारी बातों को गंभीरता पूर्वक सुन रहा था और बीच में इंटरप्ट नहीं किया। उम्मीद करता हूं मेरे बीच में कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं बोलेंगे। उन्होंने दो बातें यहाँ पे झूठ बोल के गए। पहली बात कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बलिदान दिया, शहीद हुए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। पहली बात तो वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे। 1947 से पहले कांग्रेस जो संस्था बनी थी वो आजादी के लड़ाई के लिए बनी थी, और आज की कांग्रेस पार्टी और उस समय कांग्रेस दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो देश की जनता को झूठ बोलकर गुमराह ना करें। यहाँ कोई अनपढ़ लोग नहीं बैठे, सब पढ़े लिखे बैठे हैं। तो कृपया करके ये सब झूठ फैलाना किसी दूसरे चैनल पे कीजिएगा जहां लोगों को समझ ना आती हो। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि आरएसएस के लोगों ने क्या बलिदान दिया और क्या क्या, इनको याद दिला देता हूं। 1932 के बाद जब हमारे हेड गवर्नर जी ने आरएसएस की जब संस्थापक के तौर पर उन्होंने बात कही थी, तो जब चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को जब अंग्रेजों के द्वारा बाकायदा डिस्टर्ब किया जा रहा था, तो उन्होंने ही अपने घर में उन्हें आसरा दिया था। ऑन रिकॉर्ड है, पता कर ले, पढ़ ले, तब चैनल पे आके कुछ बात करें। और तीसरी बात मैं कह रहा हूं, पूंजीपति 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 की सरकार की जो एक रटन तोते की तरह रट लगाए बैठे हैं, तो ये वही पूंजीपति लोग जब राजस्थान में इनकी गहलोत की सरकार थी और 60,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट की बात करने आए थे, तो दोनों हाथ फैला के हम साथ साथ है कह रहे थे, और जैसे वो दूसरी स्टेट में गए तो ये रिश्ता क्या कहलाता कहने लग गए। तो ये दोहरी चरित्र की राजनीति जनता देख चुकी है, और इनको पता नहीं कौन सा मैथमेटिक ये पढ़ कर आते हैं। इनको बार बार समझाना पड़ता है, ट्यूशन देना पड़ता है कि 99 240 से कम होता है। ये जान ले, देश की जनता ने हमें ही चुना है, और हम प्री पोल अलायंस पे लड़े हैं, 293 में लड़े हैं। आपने बोला था ये टोकेंगे नहीं, ये टोके नहीं, आपने बोला था। मैंने इसीलिए आपको नहीं टोका, मैं चाहता था आप अपनी बात पूरी पूरी बोल लें, जो भी आपके हालांकि यही सारी चीजें मैं उनको टोक सकता था, बोल सकता है, समय की बर्बादी होती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, सिर्फ मैं, आप और ये पैनल ही नहीं, देश की जनता भी समझदार है, सबको सब फैक्ट पता होते हैं, डीरेल हो जाते हैं। उन्होंने एक तरीके से पिंच कर दिया आपको, और वो फिर पूरा जो मामला हम बात कर रहे थे, मेरा सवाल अधूरा का अधूरा रह गया। उस सवाल पर लौटता हूं, उस सवाल पर मैं लौटता हूं। वो बरकरार है कि जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। पीयूष जी भी हैं, कुमार जी भी हैं, आप भी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता से भी बात करेंगे। प्लीज कंप्लीट करने दे सर, रिक्वेस्ट होगा। जी जी, संक्षेप में एक छोटा सा ब्रेक लेना, अदरवाइज आप चाहें तो ब्रेक के बाद भी विस्तार से बोल सकते हैं। सेकंड में कंक्लूड। बोलिए 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 बोलिए। जी धन्यवाद। ये जो कंपेयर किया जाता है ना, गरीब अंत और ट्रैवल पिछड़ों सबकी बात जो कही जा रही थी, मैं बस 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। देश में पहली बार जनधन योजना के तहत गरीबों के पास बैंक पहुंचे, ये सोच लाने वाली हमारी सरकार। दलित को राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट करने वाली हमारी सरकार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जनजातीय समुदाय से आती है, उनको नॉमिनेट करने वाली हमारी सरकार। तो हमने हर वर्गों का सबका साथ सबका सम्मान विकास के लिए नीतियों पे हमने काम किया है। तो ये हमें ना पढ़ाएं, अपने अंदर देखें कि जब खुद की जाति पूछेगी तो भाग जाएंगे और देश की जनता से टिंग टोंग करके जाति पूछेंगे। ठीक, क्लोजिंग कमेंट की तरफ बढ़ेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक स्वस्थ चर्चा की आप बात कह रहे थे, विपक्ष के महत्व की बात आपने कही, लेकिन अब ऐसी स्थिति जहां पर हम देखते हैं कि सरकार कई जनउपयोगी योजनाओं को भी लेकर आती है, और हम देखते हैं विपक्ष का विरोध जो होता है वो कई चीजों पे, अभी आपने सुन लिया, यहां उद्योगपतियों से लेकर कुछ एजेंडा, पॉलिटिकल एजेंडा भी यहां पर सामने आ जाता है, जो कि सचमुच देखा जाए तो लॉजिकली ठीक नहीं लगता, वो राजनीति से प्रेरित दिखाई पड़ता है। इनमें क्या करेंगे? नहीं, देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये लोकतंत्र है, और इसमें जनता के ही नुमाइंदे होते हैं, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, और उनका सर्वोपरि जो ये एक ड्यूटी होती है वो होता है कि जनता की जो कंसर्न से चिंताएं हैं, जो उनके मुद्दे हैं, उनको लेके वो सामने आए। कानून बनाना हो तो वो जो कानून जनता के बेहतरी का हो वो लेके सत्ता पक्ष आए। अगर कानून में बनते हुए प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी दिख रही है तो विपक्ष का काम है कि वो उस बात को इंगित करे, इस बात को। तो मुझे लगता है कि ये उन दोनों की जिम्मेदारी होती है। तो ये जो स्थिति अभी बन रही है
उसका मुझे लगता है एक फायदा ये हो सकता है, जो आपने कहा, आपको भी याद होगा, आपका मेरे ख्याल से तब शुरुआती दौर रहा होगा पत्रकारिता का, या आपको याद होगा कि उस टाइम में किस तरह से एक जो है तमाम पक्ष और विपक्ष दोनों जो भी जनता के मुद्दे होते थे उन पे जो बिल आते थे उन पे एक लगातार लंबी बहस चलती थी। और हमने सुना है सत्ता पक्ष को, विपक्ष को, कई नेताओं को लगातार, और उसमें जो भी अमेंडमेंट होता था सरकार को लगता था कि हाँ ज्यादातर सदस्य चाहते हैं हो, तो सरकार सकारात्मक रूप से करती थी। ये ताकत होती है लोकतंत्र की, और ये ताकत होती है सदन की, जहां पक्ष और विपक्ष उनमें एक कुछ हद तक बैलेंस होता है। जहां पे अगर एक तरफा मामला हो जाता है वहां चीजें डिरेल होने लगती हैं, जो हमने पिछले 10 साल में देखा। तो मुझे लगता है अब समय एक बेहतर और ये निर्णायक जो है जनता रही है, न तो पक्ष रहा है न तो विपक्ष रहा है। जनता ने ये फैसला दिया है और जनता ने एक सकारात्मक फैसला दिया है। उसके परिणाम मैंने आपसे पहले कहा प्रवीण जी, हमने देखे हैं 4-4 बिल को लेके जो सरकार के रुख में जो चेंज आया है, बदलाव आया है, एक सकारात्मक ये एक संकेत है। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ऐसा, आपने कहा जो बिल आ गए, अब सरकार को यह भी लग रहा है, देखिए कि जो वर्डिक्ट आया है उसमें कि जनता जो है हमको उसको एड्रेस करना है, तो जनता में कहीं ना कहीं अब एक मोहभंग है। तो हर बिल हम उस तरीके से नहीं ले जा सकते जिस तरह से हम पहले ले जाते थे। तो सरकार भी अब थोड़ा सोचने लगी है, इसीलिए उसका परिणाम है कि वक्फ बोर्ड का चाहे बिल रहा हो या दूसरे लेटरल एंट्री वाला बिल रहा हो, सरकार ने सब जो है उस पर कदम पीछे खींचे, या जो है कि हालांकि देखिए पीयूष जी, इस पे तो हम मानते हैं कि 370 जैसा बड़ा फैसला जो है वो तो कोई भी नहीं मानता था, यही जो बात आप कह रहे हैं। लेकिन अगर वो बीजेपी के एजेंडा में है, बीजेपी ने उसका प्रॉमिस किया है, तो बीजेपी उसके लिए आगे बढ़ती है। ये पार्टी की पॉलिसी रही है, इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते। नहीं तो देखिए 370 में भी तो सरकार ने एक लंबी डिबेट करी ना, जिसमें विपक्षी दलों ने भी अपनी सहमति दिखाई या बोले उसमें। नहीं, आपने वक्फ बोर्ड या दूसरे मुद्दों की बात की, वक्फ बोर्ड पे तो स्टैंड क्लियर है, मुझे नहीं लगता कि इस पर अच्छा ऋषभ जी बैठे ही हैं, वो ज्यादा स्पष्ट बता पाएंगे। ऋषभ जी, क्या स्टैंड रहेगा? कई कानून हैं जिनको लेकर डिबेट होती रहती है, या आप लोगों ने जिन चीजों को आपने बेहतर माना है, जो कानून आप लाए हैं उसको बस अब पास करवाएंगे, ताकत है तो? जी, पीयूष जी काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने उनके साथ कई डिबेट भी मैं किया हूं। 370 की बात जो इन्होंने कही, कोई विपक्ष उसका पक्षदार नहीं रहा है सर, अभी भी नहीं रहा है। कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से जाके गठबंधन मिलाती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस उसे हटाने के पक्षदार की बात करती है। तो ये स्टैंड तो क्लियर विपक्ष को करना होगा कि वो 370 के समर्थन में है या उसके अपोज में है। ये स्टैंड दोहरी चरित्र नहीं रखनी होगी, पॉइंट 1। दूसरा बात, सदन के अंदर जो बिल पास की बात कही है, कई दफा देखा गया है जो महागठबंधन ये बनाए हुए हैं विपक्ष में, जब वोटिंग आती है तो कुछ वोटिंग वहां खुद कम पाई जाती है और वो हमारे तरफ वोटिंग ज्यादा दिखती है। तो कहीं ना कहीं हमारी नीतियों से विपक्ष के कई लोग सहमत रहते हैं, लेकिन अब उनके साथ हैं तो उनकी वो मनोदशा में जुड़े हुए हैं, तो उससे हम नहीं कर सकते। हम तो इस भाव से अपने आप को लेकर आते हैं कि जनता का विकास करें और आगे भी सदन में जो बिल आएंगे, एक रिक्वेस्ट होगा आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि कम से कम ये लोग भी सुने कि देश हित के मुद्दे जब आए तो सरकार के साथ खड़ा रहिए, नीतियों का विरोध कीजिए अगर आप सहमत नहीं है तो, लेकिन जब बात देश की आए तो उस समय विपक्ष की भूमिका निभाइए। मोदी विरोध होते होते देश विरोध में ना तब्दील हो जाइए। जैसे कौन से बिल, थोड़ा सा क्लियर वो ये भी बताइए ना, कौन से बिल हैं, तो वो और स्पष्ट होगा, उससे और ज्यादा लोगों को समझ में आएगा कि। मैं आपको एक विषय बता देता हूं। एक तो ब्रॉडकास्टिंग बिल की जो बात कही जा रही थी, जो कहीं ना कहीं अभी एक्सटेंड होनी बाकी है। पीरियोडिक बिल की बात कही जा रही है। दूसरा जो एक बुजुर्गों को लेके जो एक आता था कि अपने बुजुर्गों को बाहर कर दिए, बेटी का क्या रोल रहता है, वो भी एक पेंडिंग में, बिजनेस में आना वो है। दूसरा आपका सॉल्यूशन जो आपने वक्फ बोर्ड की बात की थी, जेपीटी ऑलरेडी उसमें लगा हुआ है, जेपीसी के पास गया हुआ है। तो वो चीजें निकलकर जब सदन में आएगी तो उस पर डिस्कशन होगा। और मुझे लगता है जब चीजें सकारात्मक, को विरोध करने का मकसद ये नहीं केवल आप विरोध करें, विरोध के पीछे अपनी नीतियों को भी दर्शाना होगा, चीजों को पहलुओं को लाना पड़ेगा। और जब वक्फ बोर्ड की बात आती है तो कई ऐसी चीजें, कई ऐसे कंप्लेन हमने देखे थे, चाहे वो मुंबई में का जो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आना था, वहां पे जो जिस तरह का वक्फ बोर्ड ने अपना इंटरफेयर करके उस चीजों को पेंडिंग। ठीक है, आप उसके इंपॉर्टेंस को बता रहे हैं हम, ये एक चर्चा का अपने आप में विषय हो सकता है। पीयूष जी, आप चलते चलते कौन से बिल हैं जिन पर आपकी नजर रहेगी? देखिए, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बिल होगा जो है कि इंफॉर्मेशन वाला जो बिल है, जो मीडिया से कंसर्न बिल है वो। और लगातार चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो राजीव गांधी हो, और चाहे नरेंद्र मोदी हो, हर सरकार के मुखिया ने जो है कोशिश करी है कि अभिव्यक्ति की आजादी को कम से कम करने का और मीडिया पे नकेल कसने का।
तो वो जो ब्रॉडकास्टिंग बिल है उस पर मेरी नजर होगी, सबसे ज्यादा होगी, और उसका विरोध मैं चाहूंगा कि विपक्ष पुरजोर तरीके से करे, और सरकार भी, हाँ सरकार ने अभी उसको टाल दिया है, लेकिन सरकार भी ये समझे लोगों की क्योंकि हर सरकार को वापस लेना पड़ा, राजीव गांधी को वापस लेना पड़ा, जनता में एक जो है कि वो मीडिया के जो मीडिया हाउसेज में जो है वो लगातार विरोध हो रहा था, तो अंत में उनको कदम वापस खींचने पड़े। तो इस सरकार को भी कम से कम, क्योंकि देखिए अभिव्यक्ति की आजादी और मीडिया की आजादी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए वो मीडिया और जो है कि वो न्याय व्यवस्था जो है उनको आजाद रहना बहुत जरूरी है, अगर लोकतंत्र को जो है सुचारू रूप से चलना है। जी हाँ, तो मुझे देखिए शुरुआत मेरी नजर इस पे रही। जी, शुरुआत तो इस चर्चा की हुई थी संख्या बल के आधार पर राज्य, लेकिन काफी महत्वपूर्ण मुद्दे, काफी बिल जो हैं उनकी जानकारी आई और इसमें आप लोगों ने सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषभ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पीयूष जी आपका बहुत धन्यवाद, कुमार राकेश जी आपका धन्यवाद, सुलेमान भाई भी हमारे साथ बने रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।